आ, आपका मंच पर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com आपका तहे दिल से स्वागत करता है कि आप आए इस मंच पर। आ, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में दर्शकों को, हमारे व्यूवर्स को और यहाँ के लोगों को बैठे जो है उनके बारे में आप बताएं कि आप कब से इस प्रोफेशन में हैं और क्यों इसको चुना। इसके पीछे कोई खास कारण थी कि हमें यही प्रोफेशन चुनना है? सर ये 2012 से संचालित है शाखा। और मतलब शुरू में तो बहुत परेशानी हुई है। 6 महीने कोई स्टूडेंट नहीं थे। नर्मदा एकेडमी फायर एंड सेफ्टी, ये फायर एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग देती है। अपने जो नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, अपने डिफेंस सभी कंपनियों में जो फायरमैन लगते हैं। 2013 में शुरू किए थे, तो सबसे पहले तो स्थान चुनने में ही मतलब कठिनाई हुई, क्योंकि ग्राउंड इसमें कंपलसरी है ट्रेनिंग देना। केवल ऑफिस बस से नहीं चलता, तो ग्राउंड होना ही चाहिए बच्चों के लिए। इसके बाद फिर बहुत मुश्किल से पहला स्थान हमको मिला था कंचनपुर पुनीत नगर। वहाँ पे ग्राउंड और स्थान दोनों मिले। फिर 6 महीने बहुत प्रचार प्रसार हमने किया है, तब जाके फिर मतलब स्टूडेंट आए। फिर पहला बैच हमारा 40 बच्चों का निकला। और इसके बाद फिर इसमें मतलब इसलिए हमने चुना क्योंकि अपने मध्य प्रदेश के बच्चे नागपुर करने जाते थे सर कोर्स, और सभी के पास मतलब इतने पैसे नहीं थे कि वो वहाँ जाके कोर्स कर चुकें। अब किसी स्टूडेंट का मन है कोर्स करने का, फायरमैन का, लेकिन उसके पास उतना पैसा नहीं रहता था। जी। फिर ये शाखा हम अपने जबलपुर पहले इटारसी में खोले। फिर इटारसी के जैसे प्रचार किए तो जबलपुर के बच्चे भी इटारसी आते थे कि, पर उनको रेंट से वहाँ रहना पड़ता था। इसके लिए फिर हम क्या करें कि वहाँ से फिर इटारसी पहला था। इसके बाद फिर 2013 में हम जबलपुर में शाखा संचालित किए। और इसके बाद यहाँ भी हमको मतलब बच्चों के लिए काफ़ी सहूलियत लगी कि बच्चे मतलब बहुत सारे यहाँ बच्चे हमको मिले जिनको नागपुर जाके करते थे, फिर अपने इधर शाखा में आने लगे। हम्म। और सर इसकी एलिजिबिलिटी भी बहुत कम है। मतलब आप 10th पास से आप कोर्स कर सकते हैं। इसमें कोई उम्र का वो नहीं है कि आप 16 साल के हैं, 15 साल के। आप केवल 10th पास होने चाहिए। जी। और मैम, क्या करना चाहिए बच्चों को, युवाओं, जिससे कि वो इस सेफ्टी की ओर आगे बढ़ें, और कितनी ज़रूरी है आज के समय में फायर सेफ्टी? सर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो मध्य प्रदेश में मतलब इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, लेकिन मतलब लोग इससे जागरूक नहीं हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश के बाद खुद गवर्नमेंट का मतलब शासन के पास खुद ही उसका सेंटर नहीं है। ये नागपुर से हम लोग सेंटर ले आए हैं और यहाँ संचालित कर रहे हैं। शासन भी अभी इसमें पीछे है, क्योंकि अभी सभी राज्यों में फायर एक्ट लागू हुआ है, अपने मध्य प्रदेश में फायर एक्ट भी लागू नहीं है। अभी भी अप्रैल जैसे गर्मी शुरू होती है ना, तो किसानों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। उनके फसलों में आग लग जाना, घरों में आग लग जाना। लोग अभी तक लोगों को ये नहीं पता है कि 101 फायर ब्रिगेड नंबर है। लोग इतना पीछे हैं अभी फायर को लेके। और इसको मतलब बहुत वो समझते हैं कि मतलब आग तो लगेगी ही नहीं। ताकि ये तो सर आकस्मिक घटना है, कभी भी कहीं भी किसी घर में, दुकान में, मतलब ऑफिस में, इंडस्ट्री में, कहीं भी लग सकती है। राजेंद्र जी, क्या करना चाहिए अगर अचानक आग लगती है कोई जहाँ पर मेला परिसर हो या फिर बाहुल्य क्षेत्र हो जहाँ पर संख्या ज़्यादा, वहाँ पर आग लगती है, तो क्या करते हैं आपके युवा और कैसे काम करती है आपकी ये? देखिए सर, पहले तो ये है कि जो आग है, आग का जो प्रकार होता है उसको हम देखते हैं कि आग कौन सी है। क्योंकि आग जो 5 प्रकार की होती है उसको 5 भागों में बांटा गया। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास, और लास्ट में ई क्लास है। तो एक क्लास की जो आग होती है वो साधारण आग होती है, जिसमें कागज़ केवला और लकड़ी और जो अपना कपड़े वगैरह की आग है। अब बी क्लास की जो आग होती है वो तरल पदार्थ की आग होती है, वो पूरा लिक्विड रहता है। तो और सी क्लास की जो आग होती है वो गैसेस वगैरह की आग होती है। और डी क्लास की जो आग होती है वो मेटल की आग होती है। और ई क्लास की जो आग होती है वो इलेक्ट्रिक फायर होता है। अब क्या होता है कि जैसे ए क्लास की आग है तो इसको तो हम ठंडा करके बुझा देते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन और राख निकलती है।
लेकिन बी क्लास की आग में राख नहीं निकलती, कार्बन निकलता है, लेकिन पानी का घनत्व तो ज़्यादा होने के कारण हम बी क्लास की आग, जो तरल पदार्थ की आग है, उसको हम पानी से नहीं बुझा सकते, क्योंकि जो पानी भारी होने के कारण पानी नीचे आ जाता है और तरल पदार्थ जो है ऊपर आने के बाद वो बुझने की अपेक्षा और फैल जाता है। इसलिए जो तरल पदार्थ के ऊपर जो तैर सके, हवा को रोक सके, तो उसके लिए हम फोम का उपयोग करते हैं। फोम हवा के बुलबुले होते हैं जो एकदम लेयर बना लेते हैं, ऑक्सीजन को रोक देते हैं। और जी सवाल कंटिन्यू करिए आप। हाँ, और जो अपना सी क्लास की आग है, गैस वगैरह है, जैसे अभी सबसे ज़्यादा एलपीजी वगैरह चल रही हैं, तो एलपीजी सबसे ज़्यादा खतरनाक है। एलपीजी बहुत खतरनाक गैस है। इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन दो गैसों को मिला के बनी हुई, लेकिन ये दोनों गैसें जो है तो ज्वलनशील हैं और रंगहीन हैं और गंधहीन हैं। लेकिन क्या होता है, ज्वलनशील होने खतरनाक गैस है, इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो उसकी पहचान के लिए एक केमिकल डाल दिया जाता है जो मरकाप्टन होता है। उससे क्या होता है, उसमें सड़ान जैसी गंध आती है, जिससे हम उसको पहचान जाते हैं कि गैस लीकेज हो रही है। उसको हम किस प्रकार से, अब गैस लीकेज हो रही है तो अब जिस कमरे में यदि गैस लीकेज है तो उस कमरे में आप सबसे पहले सेफ्टी ये है कि वहाँ पर जाके सारे खिड़की दरवाजे खोल दीजिए। यदि अंधेरा है तो लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है। अंधेरे में आप दीवार को टटोलते हुए आप वहाँ गैस सिलेंडर के पास जाइए, उसका रेगुलेटर को बंद कर दीजिए, खिड़की दरवाजे खोल दीजिए। पूरी गैस जब बाहर निकल जाए, इसके बाद आप अपनी लाइट वगैरह जला सकते हो। डी क्लास की जो आग होती है वो मेटल की आग होती है, यानी धातु की आग होती है, जिसमें अपना सोडियम आता है, मैग्नीशियम आता है, झिरकोरियम आता है, जिंक वगैरह आता है। ये बहुत खतरनाक मेटल है। इसमें बहुत तेज रोशनी और बहुत तेज ताप होता है। तो इसमें जो है, इसकी जो आग है, तो हम इसको डीसीपी जो है, तो डीसीपी से हम इसको नहीं बुझा सकते। इसके लिए एक स्पेशल TNT वो होता है, तो उससे हम इसको बुझाते हैं। और अपना वो क्या है, 560 डिग्री सेंटीग्रेड पर, माइक पास ले आइए आपकी आवाज। 560 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो जाता है, यानी लेयर बना लेता है। लेयर बना लेता है यानी ऑक्सीजन। आग क्या है? आग एक रासायनिक क्रिया है। अब उसमें फ्यूल और ऑक्सीजन और हीट, यदि इनको उचित मात्रा में मिलाया जाए तो आग उत्पन्न हो जाती है। और इनमें से यदि एक चीज़ का कटअप कर दिया जाए तो आग बुझ जाती है। इसलिए जैसे आग जो है, उसके लिए फर्स्ट एड के लिए सबसे पहले शुरुआती जो आग होती है वो छोटे रूप में होती है, और वही यदि हमने थोड़ा सा लापरवाही कर दीजिए तो वही एक ज्वाला का रूप ले लेती है। फिर हम जो छोटे अपने एक्सट्यूसर वगैरह है, फर्स्ट एड वगैरह है, हम कितने भी एक्सट्यूसर उसमें चला दें, आग नहीं बुझ पाती है। इसलिए सबसे पहले हम फर्स्ट एड करते हैं। जब आग छोटे रूप में होती है तो हम उसी जो अपना एक्सट्यूसर, फायर एक्सट्यूसर जो है, उसको चला के हम आग को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि क्या हुआ था, बॉम्बे के डेकार्ड में 14 अप्रैल 1944 को भीषण अग्नि दुर्घटना हुई थी। उसमें आग को बुझाते हुए 71 आदमी शहीद हो गए थे, क्योंकि उनको अनट्रेंड थे। अब उनको ये जुनून था कि हम आग किस प्रकार से बुझा दें, बुझाने के चक्कर में वो शहीद हो गए थे। तब से फिर इसके बाद ट्रेनिंग शुरू हुई है, और ट्रेनिंग शुरू हुई तो ये आग कौन सी आग है, इसको हम कैसे बुझाएंगे, इस प्रकार से तो हम बच्चों को ये ट्रेनिंग देते हैं, सेफ्टी की ट्रेनिंग देते हैं, फायर के बारे फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग देते हैं, आपको किस प्रकार से आग को कंट्रोल करना है। मैम, युवा नर्मदा फायर सेफ्टी से क्यों जुड़े और इसके क्या फायदे हैं युवाओं के लिए? सर, फ़ायदा ये है कि ये अपनी कम पढ़ाई से भी अच्छी जॉब मिल जाएगी बच्चों को। जैसे कई जॉब ऐसी रहती है कि आपको 12th प्लस ही वैकेंसी भरना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या है, 10th पास हो के ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद जैसे 18 प्लस होंगे तो इंडस्ट्री में हम लोग प्लेसमेंट स्वयं देते हैं बच्चों को। अपनी जो इंडस्ट्रियां हैं, ये सीमेंट प्लांट, थर्मल प्लांट और मैन्युफैक्चरिंग हो गई कंपनियां,
और अपने जैसे रक्षा मंत्रालय हो गया, एयरफोर्स, एयरपोर्ट, आजकल क्या है कॉन्ट्रैक्ट बेस भी हो गया है, तो वो अपने एकेडमी से ही टाई अप कर लेते हैं। जैसे अपने यहाँ GCF, GIF, खमरिया वगैरह है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर फायरमैन की भर्ती होने लगी है, तो अपने यहाँ एकेडमी से बच्चे ले जाते हैं। 10th पास स्टूडेंट करता है और इसके बाद अपने यहाँ ज्वाइन करेंगे, साल भर की ट्रेनिंग चलती है। इसके बाद फिर एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद फिर जैसे बच्चों की मार्कशीट आती है तो अपने यहाँ प्लेसमेंट, मतलब बच्चों को हम लोग प्लेसमेंट के लिए भेजने लगते हैं, अगर बच्चा 18+ हो गया है तो। और इसमें क्या है, अपने मतलब जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर सकता है। मतलब ऐसे जैसे 10th में उसको जॉब लग गई या फिर 12th में जॉब लगी तो ग्रेजुएशन कर सकता है इसके साथ, 10th में जॉब लग गई तो 12th की पढ़ाई कर सकता है। मतलब कई बच्चे ऐसे रहते हैं कि मतलब अपनी जॉब भी करते हैं और मतलब पढ़ाई भी करते हैं। तो कई बच्चे अपने पास हैं ऐसे कि जो मंडे टू सैटरडे अपनी अदर जॉब करते हैं, संडे उनके लिए हम स्पेशल क्लास लगाते हैं, क्योंकि सीखेंगे तभी तो उनको आगे चल के अपनी अग्नि सुरक्षा में जॉब कर सकते हैं। आना भी चाहिए सर, सीखना कि हमने जो मतलब जिसका कोर्स किया है उसके बारे में आना चाहिए। उनके लिए हम अभी नई शाखा मतलब नया डे स्टार्ट किए हैं, संडे 9 से 12 उनको हम जो बच्चे जॉब करते हैं वो अपने यहाँ 9 से 12 पढ़ाई के लिए आते हैं। और जो बच्चे जॉब करते हैं, कई ऐसे हैं कि जिनके पास डिप्लोमा नहीं है, जॉब कर रहे हैं पर वो अपने प्लांट से छुट्टी नहीं ले सकते हैं, छुट्टी नहीं दे पाते, उनके लिए सर हम 11 बजे से लेके 1 बजे तक ऑनलाइन क्लास चलाते हैं। वो सब वो ज्वाइन करते हैं, उसके बारे में सर पढ़ाते हैं, फिर इसके बाद वो अपनी जॉब भी कर रहे हैं और अपनी ये उसके बारे में सीख भी रहे हैं। मैम, नर्मदा फायर सेफ्टी की शाखा सिर्फ जबलपुर में और इटारसी के अलावा भी कहीं उपलब्ध है मध्य सर, प्रदेश के इंदौर अन्य जिलों में। में? तो उसकी पूरी जानकारी दीजिए, कहाँ कहाँ उपलब्ध है, कैसे बच्चे पहुँच सकते हैं? सर अभी तो पहले इटारसी में थी, इसके बाद जबलपुर में है अभी, और इंदौर में है। अभी 3 शाखा इसकी चल रही है, और फिर अभी चौथा छिंदवाड़ा में खुल गया है और सिवनी में है सर। एक सवाल ये है कि आप ट्रेनिंग देती हैं, लोगों को ये सिखाती हैं कि कैसे इस मुसीबत से, जो अनकही मुसीबत है, सडन जो आग लगती है उससे कैसे निपटा जाए। लेकिन मेरा एक सवाल इस मंच के माध्यम से अभी आप शेयर करें अपना अनुभव, तो मुझे लगता है कि लाखों करोड़ लोगों को फ़ायदा होगा कि लोगों के घरों में इस तरह से अनहोनी हो जाती है, ऑफिसेस में हो जाती है, कई बार फायर सेफ्टी नहीं पहुंच पाती है, कई दिक्कतें होती है, ट्रैफिक है, फ़ोन नहीं लग पा रहा है। तो लोग इनिशियली लेवल पर, अपने लेवल पर क्या करें ताकि आग बुझ जाए, और ना बुझे तो कम से कम वो विकराल रूप ना ले, ज़्यादा जान माल का नुकसान ना हो। तो आप अपना तजुर्बा थोड़ा सा शेयर करें। सर जैसे घर में देखा जाए तो घर में लगी किस बेस पर है, बिजली की आग है कि सिलेंडर की आग है, तो सिलेंडर में क्या है, सबसे पहले अपन स्विच बंद करेंगे उसका रेगुलेटर, और रेगुलेटर नहीं बंद कर पा रहे हैं, जैसे रेगुलेटर में ही आग लगी है तो अपने घर में टॉबिल हो, आजकल तो बोरे कोई रखते नहीं है, जिसमें पहले जो अपने घरों पर रखते थे, तो मोटी टॉबिल को गीला करके सिलेंडर के ऊपर ढक सकते हैं, फिर इसके बाद हम रेगुलेटर बंद कर दें और सिलेंडर बाहर कर दें। और जैसे बिजली की आग लगी जैसे मीटर वगैरह में, तो उसके लिए तो आप मेन स्विच बंद कर दीजिए आप। और अब घर में तो सर कोई रखता नहीं है, क्योंकि DCP मार सकते हैं, CO2, क्योंकि आग क्या है, हर आग को हम पानी से नहीं बुझा सकते हैं, सभी आग के अलग अलग उसके लिए फायर सिलेंडर बने हैं। बिजली की आग में जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर नहीं है तो CO2, हर आग को पानी से बुझाएंगे तो सर वो और विकराल रूप रख लेगी। जी, महापौर साहब भी आ गए, उनका भी बहुत बहुत वंदन। और महापौर जी के विभाग से जुड़े, विभाग के नहीं कहेंगे लेकिन उनके सेगमेंट से जुड़े लोग हमारे साथ मंच पे बैठे हैं, तो थोड़ा सा आप इसे मुझे ये बताइए कि आप नगर निगम की क्योंकि नगर निगम की बहुत भूमिका होती है और कई बार चिल्लाते भी हैं लोग कि गाड़ी अब तक नहीं आई, कहाँ है, हालांकि उनकी अलग व्यवस्थाएं। मैंने कहा कि कई बार होता है कि गाड़ियाँ ट्रैफिक में फंस जाती है, और कई बार ऐसी घनी इलाका होता है, वहाँ पर हमारे फायर सेफ्टी कर्मियों को, हमारे नगर निगम के साथियों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो आप भी मुझे बताइए कि जब हमारे साथी नगर निगम के कहीं चूक जाते हैं, हालांकि देरी नहीं होती है फिर भी होती है, तो वो ऐसी क्या चीज़ अपनाए कि उस पर तुरंत कंट्रोल हो, और ऐसी कौन सी थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है आदमी अपने घर या दुकानों में इस तरह से रख सकता है? सर इसके लिए रिक्वेस्ट यही करूंगी कि महापौर जी सभी को मतलब ये सूचित करें कि अपने छोटी सी दुकान में भी
अपने लेवल का जितनी उनकी मतलब क्षमता है फायर एक्सटिंग्विशर रखें और उसको चलाना आना चाहिए मेन। सर क्योंकि अपने यहाँ इतने अतिक्रमण हैं कि अभी मतलब 1 मंथ पहले ही हम बता रहे हैं, गलगला में आग लगी थी, पूरी दुकान जल गई, फायर ब्रिगेड जाने के रास्ते नहीं थे कि फायर ब्रिगेड वहाँ तक पहुँच जाए, इवन छोटी गाड़ी भी नहीं। मतलब दुकान आगे बढ़ा के रखे हैं, फिर उसी में भी आगे और दुकानें लगाए हैं, तो कम से कम फायर ब्रिगेड को रास्ता तो मिले जाने के लिए, तब तो आग बुझाया जाएगा। और इसके लिए अभी हमारा जबलपुर ही जागरूक नहीं है, मध्य प्रदेश की तो बात ही छोड़ दीजिए। मतलब ना युवा जागरूक है, इसमें क्या है अभी महिलाओं के लिए भी आ गया है। हमने खुद कोर्स किया है, पहले मैं नागपुर से कोर्स करी हूँ, NCFSC नागपुर से, इसके बाद फिर क्या बोलते हैं वहीं से पहले 6 मंथ किए थे, उस समय हमारी 6 मंथ से ज़्यादा उस प्रचलन में था। फिर इसके बाद हमने 1 ईयर डिप्लोमा किया, फिर इसी में BSc फायर सेफ्टी है। तो अपने यहाँ इसमें क्या है सर 100% जॉब प्लेसमेंट है, लेकिन उसकी एलिजिबिलिटी 10 मतलब बच्चा 10th पास होना है। और उसमें ये नहीं है कि आप मतलब MP बोर्ड CBSE बोर्ड, मतलब आप 10th पास होने चाहिए केवल। हर बच्चा कई रहते हैं कि नहीं पढ़ाई हो पाती रेगुलर, तो प्राइवेट से मतलब जैसे NIOS हो गया, प्राइवेट स्कूल, राज्य शासन से हो गया, मतलब आप 10th पास होने चाहिए। उसमें कोई ये भी नहीं कि आपका 60% फर्स्ट डिवीजन हो। महिलाओं को प्रशिक्षण देती हैं और नहीं देती हैं, तो महिलाएं घर पे क्या करें ऐसी स्थितियां होती है, तो इस मंच के माध्यम से थोड़ा सा संक्षेप में बताएं। सर महिलाओं को सर प्रशिक्षण हम दिए हैं, अपने 2018 बैच में 5 लड़कियां थीं, तो सर महिलाएं भी इसमें अव्वल हैं। लेकिन अभी अपने इसमें मध्य प्रदेश पीछे है महिलाओं में। अभी मैं बताऊं, अगर मध्य प्रदेश में अगर 10 लड़कियां भी करी हो कोर्स फायर सेफ्टी का तो बहुत बड़ी बात है। और सर आना चाहिए इस चीज़ के बारे में, क्योंकि हमारे घर में खुद घर से ही शुरुआत है आग लगने की। सिलेंडर मतलब कब ब्लास्ट हो जाए, आजकल तो 75% घरों में ही आग लग रही सर। मतलब ये मीटर हो गया आपका, और मीटर से आग लग जाती है, AC ब्लास्ट हो जाते हैं, गर्मी में तो AC में सबसे ज़्यादा, सिलेंडर ब्लास्ट हो जाते हैं। कभी कभी इंसान घर बंद करके चला गया और मतलब सिलेंडर से ही आग लग गई। तो रश्मि जी और उनके सहयोगी ने इस न्यूज़ 24 के मंच से बहुत सारी कार्यक्रम अपने अनुभव साझा किए। ये एकेडमी चलाती हैं और युवाओं को प्रशिक्षण देती हैं कि कैसे इस समस्या से निपटा जाए। आप मुझे उम्मीद है कि हमारे बैठे यहाँ गणमान्य नागरिकगण और हमारे जो श्रोता इसको सुन रहे हैं उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी सीख मिली होगी और ये समझ में आया होगा कि आपके घर में दुकान प्रतिष्ठान में इस तरह से यदि कोई हादसा होता है तो आप अपने लेवल पर पहले उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी तो शहर की व्यवस्था, नगर निगम और हमारे साथी फायर ब्रिगेड के कर्मी वो आपके साथ तो खड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में आई, हमारे साथ जुड़ी और अपने अनुभव आपने साझा किए। धन्यवाद।